नमस्कार दोस्तों। पुस्तक समीक्षा के आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक आत्मकथा पर। आत्मकथा का नाम है मैंने जो जिया और इसके दूसरे भाग पर हम बात करेंगे। पहले भाग के बारे में हम बात कर चुके हैं और इसके लेखक हैं जाने माने साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार उद्भ्रांत जी। दोस्तों, आत्मकथा लिखना अपने आप में बहुत ही कठिन काम है। जब कभी भी किसी लेखक ने आत्मकथा लिखने का बीड़ा उठाया, वो चर्चा में तो आया, लेकिन बहुत सारे अपवादों से भी घिरा। कोई भी आत्मकथा अपनी सच्चाई को जब जब पाठकों के समक्ष लाती है, या तो वो विवाद का विषय रहता है या फिर लोग उस पर बात करने से कतराते हैं। आज हमारे इस YouTube वीडियो पे हम बात करेंगे उद्भ्रांत जी की आत्मकथा मैंने जो जिया भाग 2 पर, जिसका उपशीर्षक उन्होंने रखा है जिस राह से गुजरा हूं। दोस्तों, आत्मकथा लिखने के लिए स्वयं के प्रति निर्मम होना बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी हम अपने जीवन पर, अपनी जीवन के संघर्षों पर, लंबी यात्रा पर नज़र डालते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसे हम लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन जब हम आत्मकथा लिखते हैं तो उसमें उस सच्चाई का होना बहुत ज़रूरी है। उद्भ्रांत की आत्मकथा में उन्होंने तृतीय पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन में इस आत्मकथा को लिखा है और औपन्यासिक शैली में, उपन्यास के रूप में इस कथा को लिखते हुए इस तरह से उन्होंने पाठकों के समक्ष रखा है कि ऐसा लगता है आप कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं और एक के बाद एक घटनाक्रम से जुड़ते जा रहे हैं। पहले भाग में उद्भ्रांत, जो कि युवा हो रहा था, एक बच्चे के मन की बात थी। बच्चा किस प्रकार से संघर्षों से गुजर करके अपनी पढ़ाई पूरी करता है, और इस दूसरे भाग में युवा उद्भ्रांत की बात है। उद्भ्रांत ने अपनी इस आत्मकथा में युवा होते साहित्यकार के बारे में चर्चा करते हुए साहित्यिक जगत की उठापटक को बखूबी पाठकों के समक्ष रखा है। जब वो बात करते हैं कमलेश्वर की, जब वो बात करते हैं नंदन की, जब वो बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन की, तो उसके साथ साथ वो कुछ प्रमाण भी देते हैं और उनसे पत्राचार या उनसे जो भी बातचीत हुई उसका लेखा जोखा बड़ी बेबाकी से, उनके साथ जो भी बातचीत हुई उसका लेखा जोखा बड़ी बेबाकी से अपनी इस आत्मकथा में उन्होंने लिखा है। आत्मकथा अपने आप में इतनी अच्छी, इतनी रोचक बन पाई है, उसका प्रवाह, उसकी शैली, उसकी भाषा और उसके साथ साथ घटनाओं का क्रम एक के बाद एक इस तरह से आगे बढ़ता है कि आप उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वो ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके आंखों के सामने घटित हो रहा है। तो दोस्तों, आत्मकथा जब ये मेरे सामने ये पुस्तक आई और डाक से ये मुझे प्राप्त हुई तो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। आमतौर पे बहुत सी किताबें मेरे पास हर सप्ताह आती हैं और मैं सोचती हूँ कि इसको पढ़ूंगी और इसके बाद आराम से इस पर बातचीत करूँगी, इसके नोट्स बनाऊँगी, पर इस पुस्तक को लेकर के ऐसा नहीं हुआ। 1.5 दिन के अंदर मैंने 350 पृष्ठों की ये किताब, लगभग 350 पृष्ठों की ये किताब पढ़ डाली। अमन प्रकाशन उत्तर प्रदेश से ये किताब प्रकाशित हुई है और 350 रुपये इसकी कीमत है। इतनी रोचक शैली में और इतने बेबाकी से अपनी बात को कहना ना केवल मुश्किल है, बल्कि उन संदर्भों पर भी चर्चा करना जिसके बारे में बात करने में ही हम अपने समाज में कतराते हैं। अपने यौन संबंधों पर, मदिरापान पर, या फिर महिलाओं से अपनी दोस्ती पर, या फिर उससे इतर किस तरह से वो एक के बाद एक संघर्षों से गुजरते गए और उनमें से कैसे निकले, किस तरह से नौकरी में उन्हें क्या क्या मुश्किलें आईं और उनका सामना उन्होंने किस प्रकार से किया, ये सब बातें जब आप इस आत्मकथा में पढ़ते हो तो बहुत से प्रश्न चिन्ह हमारे दिमाग में आते हैं। सबसे पहली बात जो मेरे मन में आई कि एक लेखक को अपने जीवन की ये सब बातें इस उम्र में कैसे याद है। ना केवल घटनाएं उनको याद हैं, ना केवल उन्हें समय याद है, बल्कि उनको
वो रास्ते, वो मकान नंबर, परिवार के सदस्य, उनका नाम, और जिन मित्रों से वो मिले उन मित्रों को कब कब मिले, कब उनके परिवार में गए, उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं, उनके नाम, उनके बच्चों के नाम, सब कुछ याद है और उसका विवरण उन्होंने इस पुस्तक में दिया है। मुझे लगता है कि बड़ी लंबी तैयारी के बाद ये आत्मकथा लिखी गई है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा और उद्भ्रांत जी की आत्मकथा, उनकी शैली अलग, उद्भ्रांत जी की शैली अलग, पर फिर भी दोनों में एक साम्य सा प्रतीत होता है। मुझे याद है बलवंत गार्गी की आत्मकथा नंगी धूप पंजाबी में लिखी गई और उसका अंग्रेजी अनुवाद द नेकेड ट्रायंगल, दोनों ही मैंने पढ़े हैं। तो नंगी धूप पर बहुत चर्चा हुई थी, यहाँ तक कि उन पर इस पर मुकदमा भी दायर किया गया था। लेकिन बलवंत गार्गी जी की वो किताब आज भी एक दस्तावेज है। उसी तरह से उद्भ्रांत की ये किताब, इसमें बहुत विवाद भी हैं, अपवाद भी हैं और इस पर बहुत लोग बात भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अपने समय का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस पुस्तक को पढ़ते समय एक और बात मेरे मन में आई कि जब कभी भी हम किसी कहानी को या किसी कविता संग्रह को या किसी संस्मरण को लिखते हैं तो जाहिर बात है कि उसके लिए एक लंबी तैयारी करते हैं, और आत्मकथा हर जीवन का वो हर पड़ाव छूती है जिसमें से हम निकल करके आगे बढ़ चुके होते हैं। जो पीछे छूट गया उसको समेटना, जो एक के बाद एक होता चला गया उसको समेटना, और फिर उनको क्रमबद्ध करके पाठकों तक पहुंचाना, और वो भी इस प्रकार से कि पाठक ना केवल उसे पढ़े बल्कि उन संघर्षों में स्वयं को ढूंढे। एक पाठक के रूप में जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो उन संघर्षों में, उस जीवन की उठापटक में कहीं ना कहीं मैंने स्वयं को खोजा। तो दोस्तों, पुस्तक बहुत पठनीय है। और एक प्रश्न मेरे मन में और आता है कि जब आप आत्मकथा लिखते हैं तो आपके आसपास जो भी पात्र होते हैं, जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उन सब का चित्रण आप उस आत्मकथा में करते हैं। उसमें कई बार वो पात्र नकारात्मक या सकारात्मक किसी भी रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, पर क्या उस चित्रण का उन पात्रों के जीवन पर भी कोई असर होता है? उद्भ्रांत की इस पुस्तक में उन्होंने बहुत सी ऐसे नाम लिए हैं, जो उनमें से कुछ नाम इस तरह के हैं जिनको मैं यहाँ लेना नहीं चाहूँगी, पर हाँ ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि हो सकता है कि उनके जीवन पर इसका कुछ असर पड़ा हो। और बहुत से पात्र ऐसे भी हैं जिन पर उद्भ्रांत ने चर्चा की है और वो इस दुनिया में नहीं हैं, और उन पर चर्चा करते हुए भी बड़ी बेबाकी से किस तरह से वो उनसे जुड़े, क्या उनके जीवन में उनका क्या स्थान रहा, उद्भ्रांत लिखते चले जाते हैं। आत्मकथा में जब हम उस ताने बाने को बुन रहे होते हैं तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना होता है कि जो हमारे आसपास के पात्र हैं उनके जीवन पर इसका असर कम पड़े। उद्भ्रांत ने एक ऐसी पुस्तक लिखी है जो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक तो रहेगी, और पठनीय भी है और संभाल कर रखने वाली पुस्तक है। और मुझे लगता है कि इस साहित्यिक दुनिया में आत्मकथा लिखना सबसे मुश्किल काम है, और ये काम दूसरे खंड में, पहले खंड में जब वो एक बच्चे के बारे में लिखते हैं तो वो प्रवाह बनता चला जाता है, बहुत कम, जिस तरह कहते हैं कि हम उसमें कहीं ऐसा अपवाद ढूंढने की कोशिश भी करें तो वो कम मिलता है। लेकिन युवा हुए साहित्यकार के जीवन में बहुत उठापटक है, और किस तरह से साहित्य की दुनिया में भी कितनी राजनीति चलती है, ये सब आप इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। मैं एक बार आपको पुस्तक फिर से दिखा देती हूँ। किताब का नाम है मैंने जो जिया भाग 2, जिस राह से गुजरा हूँ, और अमन प्रकाशन उत्तर प्रदेश से ये पुस्तक छपी है। सचमुच ये पुस्तक आप सबको ज़रूर पढ़नी चाहिए।
अगर आपको मेरी समीक्षा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक नई किताब के साथ। तब तक नमस्कार।